हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। SW परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग। इसमें हम कुछ टॉपिक को कवर कर चुके थे, जैसे बेल्जियम है, बेल्जियम को लेकर समझ चुके थे। फिर श्रीलंका है, श्रीलंका में अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि श्रीलंका को कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी कि वहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटी जो है रहती है और कौन कौन से लैंग्वेज का उपयोग करती हैं। तो ये हम क्या है इसमें पढ़ चुके हैं। अब आगे इसमें हम देखेंगे कि आगे जो है क्या होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, द स्ट्रगल्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये होता है। अब देखिए, इसमें हम पढ़े थे कि जो ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है, इसमें मेनली दो कम्युनिटीज़ हैं, दो भाषा बोलने वाले। पहला जो है जो कि सिंघालीज भाषा का उपयोग करती है, लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, और दूसरा है श्रीलंकन तमिल्स, जिसमें आप सभी को पता है कि इससे पहले के क्लास में हम बताए थे कि जो लैंग्वेज है सिंघालीज, ठीक है, इसको क्या है, श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मुख्य लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है, या ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघालीज को कर दिया जाता है, और तमिल लैंग्वेज को दरकिनार किया जाता है, कोई भी स्थान नहीं दिया जाता है। तो होता क्या है कि जो सिंघाली सिंगली भाषा बोलने वाले जो लोग हैं और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में होगा क्या, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष हो जाता है, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट को लेकर क्या होता है, झड़प हो जाता है कि हमें जो हम तमिल भाषा बोलने वाले जो भी लोग हैं उनको जो भी अधिकार हैं, जो भी योजनाएं आ रही हैं उसमें उनको प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में यही सारी बातें जो हैं बताई गई हैं कि जो सिंगली भाषा होती है वो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित की जाती है। तमिल भाषा को वहाँ का आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। तो जो तमिल भाषा वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो श्रीलंकन तमिल्स होते हैं, श्रीलंकन तमिल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टियां बनाते हैं, और पार्टियां बनाकर क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, स्ट्रगल करते हैं कि तमिल भाषा को भी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माना जाना चाहिए, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो वहाँ की जो उनकी जो डिमांड्स होती हैं मेनली, ठीक है, वो डिमांड्स होती हैं कि जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है तमिल भाषा वाले लोगों की, जिसका नाम होता है LTTE, यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है। ये वहाँ की एक पार्टी होती है या एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ये डिमांड करता है कि तमिल इलम, यानी कि तमिल जो स्टेट है, जो राज्य है, उनको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है होना चाहिए, या फिर वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में होना चाहिए। स्वतंत्र राज्य के रूप में होने का मतलब ये है कि तमिल भाषा वाले लोग एक नए अपने लिए नए देश की मांग कर रहे थे, और वो जो नया देश था वो मेनली दो डायरेक्शन में आप जो है हो जाता। एक तो एक तो आप लोग ये देख रहे हैं कि इस डायरेक्ट यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन में रहते थे श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकन तमिल, और ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये लोग ये मांग कर रहे थे कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में श्रीलंकन तमिल्स हैं वो, और जो ईस्ट डायरेक्शन में है, ये दोनों दो नए कंट्री के रूप में जो है सामने आए, और ये स्वतंत्र जो है स्टेट होना चाहिए।
तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, इसी के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट आगे चलकर क्या होता है, बहुत बड़े गृह युद्ध का रूप ले लेता है। गृह युद्ध का मतलब होता है कि देश के बीच में जो समुदाय या कम्युनिटीज रहते रहते हों, वो आपस में क्या करें, जो है अपने अपने अधिकार के लिए लड़ाइयाँ लड़ने लगे, तो उसको कहते हैं गृह युद्ध। ठीक है, इसको सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, सिविल वॉर होता क्या है, कोई भी एक देश है, ठीक है, उस देश के लोग अपने अधिकार के लिए अपने ही लोगों से क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, और अपना जो स्टेट होता है या अपना उनका जो रीजन होता है, उसको क्या करते हैं, स्वतंत्र करने के लिए या फ्रीडम दिलाने के लिए अलग से मांग जो है करने लगते हैं। तो जब होता क्या है, अब क्या होगा, ये हो गए हमारे श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकन तमिल, ये हैं और ये हैं। ठीक है, और ये हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा ये हमारे सिंगली भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, तो ये दो तरह के लोग हैं। अब इन्हीं दोनों के बीच में क्या हो जाता है, संघर्ष होता है। ठीक है, संघर्ष होने की वजह से उनके अपने ही देश में युद्ध छिड़ जाता है, और ये मांग करने लगते हैं कि हमें जो है अलग कर देना चाहिए या अलग कंट्री का दर्जा दे देना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ के जो नेता होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, तब उनको ये महसूस होता है कि अगर ऐसा आगे चलकर ऐसा होता रहेगा, ठीक है, तो होगा क्या कि जो श्रीलंका है, यानी कि जो कंट्री है, ये दो हिस्सों में क्या है, डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए वहाँ के जो सिंगली भाषा बोलने वाले जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं, और अमेंडमेंट करके इन भाषाई बोलने वाले लोगों के लिए भी क्या है, सुधार करते हैं। अब इसमें होता क्या है, मेनली आप लोग देखिए, ये जो सिविल वॉर है ये कब तक चलता है, 2009 तक, यानी कि 2009 तक ये क्या है, सिविल वॉर चलता है। उसके बाद ये क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो इसमें यही बात हमको समझना है कि श्रीलंका मेनली दो भाषा बोलने वाले वहाँ पर लोग होते हैं, एक सिंगली भाषा बोलने वाले, दूसरा तमिल भाषा बोलने वाले। ठीक है, सिंगली भाषा को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाता है, जिसकी वजह से तमिल भाषा बोलने वाले लोग क्या होते हैं, नाराज होते हैं, वो आंदोलन करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तमिल भाषा को भी वो लोग मांग करते हैं कि उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है माना जाना चाहिए, जिसके वजह से उनके अपने ही देश में क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है, और युद्ध छिड़ने के वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान होता है, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार होता है वो छिन जाता है, बहुत सारे लोग घर से बेघर हो जाते हैं, उनको अपना निवास स्थान छोड़कर जाना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, वहाँ के जो नेता होते हैं, उनको ये महसूस होता है नहीं, इनके लिए भी हमें क्या है, कानून में या संविधान में व्यवस्था देनी चाहिए। तो बाद में होता है, और 2009 में क्या होता है, जो सिविल वॉर चलता रहता है वो जो है समाप्त होता है या पूरी तरह से ख़त्म होता है। आगे देखिए, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कंक्लूजन डेराइव्ड फ्रॉम द टू केसेस ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। कंक्लूजन का मतलब होता है निर्णय, ठीक है, या निष्कर्ष जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों कंट्री को देखते हैं, चाहे हम ले लें बेल्जियम के केस को या फिर श्रीलंका के केस को, तो क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि चाहे श्रीलंका हो गया या फिर बेल्जियम हो गया, दोनों के दोनों जो कंट्री होते हैं वो कैसे कंट्री होते हैं, डेमोक्रेसीज, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं, डेमोक्रेटिक देश होते हैं, या फिर कह सकते हैं लोकतांत्रिक देश होते हैं। लेकिन वहाँ पर जो सत्ता सत्ता का मतलब जो पावर होती है, ठीक है, वो किसी
एक कम्युनिटी के पास में होती हैं जो कि मेजॉरिटी में ज़्यादा होते हैं या फिर बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है। और उन्हीं का जो वर्चस्व होता है वो पूरे के पूरे देश के ऊपर होता है। एक जो दूसरा समुदाय होता है जिसको हम माइनॉरिटीज़ कहते हैं, उनको बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं या फिर बहुत सारे जो उनके अधिकार होते हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपने ही देश में संघर्ष करते हैं अपने ही देश के लोगों के साथ में, जो कि अदर कम्युनिटीज से आते हैं और दूसरी भाषा का उपयोग करते हैं। तो आगे चलकर होता क्या है कि जब वहाँ के नेताओं को, वहाँ के लीडर्स को इस बात का आभास होता है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि संशोधन करते हैं। और संशोधन के जरिए क्या करते हैं, जो सुधार हो सकता है उस सुधार को क्या करते हैं, वो लोग करते हैं। सुधार करना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी कंट्री, सपोज दैट श्रीलंका को ही हम ले लेते हैं, अगर कोई भी कंट्रीज़ है, जैसे श्रीलंका है, अब सपोज दैट अगर यहाँ के जो लीडर्स थे, अगर वो यहाँ पर क्या कहें, अमेंडमेंट ना करते, तमिल भाषा वाले लोगों के लिए अगर उनके लिए योजनाएं ना बनाते, कानून व्यवस्था ना बनाते, ठीक है, उनको भी उनका अधिकार ना देते, तो ये श्रीलंका क्या होता, यहाँ पर दो नए नए देश बन जाते। सपोज दैट एक नॉर्थ में बन जाता और एक साउथ में, यहाँ ईस्ट में बन जाता। अभी उस टाइम पे तो दोनों एक ही देश होते, आगे चलकर हो सकता है कि ये दोनों कंट्री भी अलग अलग हो जाए। जैसे अपने यहाँ भारत में एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था, बाद में दोनों देश क्या होते हैं, 1972 की जब लड़ाई होती है तो उसके बाद दोनों देश अलग हो जाते हैं, एक पाकिस्तान बनता है और दूसरा क्या होते हैं, बांग्लादेश बन जाते हैं। तो वहाँ के लीडर्स को ये महसूस हुआ कि नहीं, अगर हम उनके लिए कानून नहीं बनाएंगे तो ये जो देश हैं ये आगे चलकर क्या है, बट जाएंगे, यानी कि हमारा जो देश है वो आगे चलकर बट जाएगा। इसलिए वो क्या है, सुधार करते हैं। और डेमोक्रेसीज में ऐसे ही जो है होता है कि जब डेमोक्रेसीज में वहाँ की जो कम्युनिटी होती है उनके बीच में झड़प होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो नेता होते हैं वो उन कम्युनिटीज़ के लिए क्या करते हैं, सुधार करते हैं। नहीं तो आगे चलकर वो कम्युनिटीज़ क्या हैं, दो भागों में डिवाइड हो सकते हैं। तो ये इस जो दो केस लिए हैं इसका पूरा कंक्लूजन है। आगे जो टॉपिक है वो है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जो है, यानी कि शक्तियों का जो बंटवारा है, ठीक है, वो डिजायरेबल यानी कि जरूरी क्यों है, ठीक है। जैसे पावर जो है, ठीक है, वो मेनली तीन पावर होती है। डेमोक्रेसीज की जो पावर होती है वो मेनली तीन पावर होती है। उसको हम सबसे पहले ही आप लोगों को दिखाए हैं। जो तीन पावर मेनली होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखिए यहाँ पर बताए हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये डेमोक्रेसी की मेनली तीन पावर होते हैं। और इन्हीं तीनों पावर को क्या किया जाता है, क्यों जरूरी होता है डेमोक्रेसी के लिए ये तीनों पावर, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, समझेंगे। और हम उस पर बात करेंगे कि ऐसा ज़रूरी क्यों होता है कि ये जो तीनों पावर हैं वो डेमोक्रेसी के तीन स्तंभ होते हैं, ठीक है। अगर ये इनमें से एक ना रहे तो डेमोक्रेसी को हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। तो ये तीनों जो स्तंभ हैं, इन तीनों का बंटवारा होना क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो तब तक के लिए हम इतना समझेंगे। और जो भी आपके समझ में ना आया हो वो क्या करिए, आप कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।